डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक नंबर 4 को पढ़ेंगे और हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 को उठाया है कि जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और इस चैप्टर में ये जो टॉपिक नंबर 4 है जिसका नाम है प्रिंट कम्स टू यूरोप। इससे पहले हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ प्रिंट। एवोल्यूशन ऑफ प्रिंट में हमने पढ़ा कि प्रिंट का ओरिजिन चाइना से स्टार्ट हुआ है, डेवलप हुआ है। तो फिर वहां से फिर कहाँ स्प्रेड हुआ, फिर हुआ जापान। और आज हम पढ़ेंगे यही प्रिंट कहाँ फिर पहुंच गया, यूरोप। लेकिन ये यूरोप पहुंच गया किस रूट से? सबसे पहले हम रूट की बात करेंगे। मैं यहां पर ये लिखूंगा कि सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना, flowed into Europe through the Silk Route। यानी कि मैंने यहां पर लिखा कि जो फॉर सेंचुरीज, बहुत टाइम पहले, कि सिल्क एंड स्पाइसेस जो चाइना से, ये चाइना पहुंचाते थे इसको कहाँ, यूरोप। किस रूट से? सिल्क रूट से। और एक तो सिल्क भी इसी रूट से यूरोप पहुंचाया जाता था, स्पाइसेस भी पहुंचाया जाता था, या बाकी प्रोडक्ट्स भी पहुंचाए जाते थे। और इसी रूट से जो ये जो ट्रैवलर्स वो ट्रैवल करते थे, या मर्चेंट्स वो इसी रूट से जाते थे, या जो ट्रेडर्स वो भी इसी रूट से जाते थे, या कोई और भी वो भी इसी रूट से जाता था। और ये जो रूट है ये कनेक्ट करता था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को। फिर इस सिल्क रूट से एक और चीज यूरोप पहुंचाया गया, वो क्या है? पेपर। यानी कि पेपर रीच्ड टू यूरोप थ्रू द सेम रूट। थ्रू द सेम रूट का मतलब है इसी सिल्क रूट से। क्या? पेपर भी अब पहुंच गया कहाँ, यूरोप। किस रूट से? सिल्क रूट से। और इस पेपर से क्या हुआ? इस पेपर से पेपर मेड possible the production of manuscripts। और पेपर से ये पॉसिबल हुआ कि प्रोडक्शन, किस चीज की प्रोडक्शन? मैन्युस्क्रिप्ट्स की। और मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हम जानेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स किसको कहते हैं। सबसे पहले हम यहां पर मैन्युस्क्रिप्ट्स, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या है? बुक्स रिटन बाय हैंड। बुक्स रिटन बाय हैंड, उसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स। या डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड, उसको भी क्या बोलेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट्स। और जो प्रोडक्शन है ये पेपर की वजह से पॉसिबल हुआ। और मैन्युस्क्रिप्ट्स उसको क्या, यानी कि बुक को लिखते थे हाथ से, और वो किस पर लिखते थे? पेपर से। और इस पेपर की मदद से ही प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ।
अब हम पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय scribes by the scribes। और मैन्युस्क्रिप्ट्स को कौन तैयार करते थे? स्क्राइबर्स। स्क्राइबर्स किनको कहते हैं अब हम जानेंगे, ये स्क्राइबर्स किनको कहते हैं। स्क्राइबर्स मैं यहां पर अंडरलाइन करूंगा, तो स्क्राइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्क्राइबर्स बोलते थे सिक्ल्ड हैंड राइटर्स को, सिक्ल्ड हैंड राइटर्स। और ये जो सिक्ल्ड हैंड राइटर्स होते थे, और ये क्या करते थे? ये कॉपी करते थे। क्या करते थे? कॉपी करते थे। किसकी कॉपी करते थे? ओरिजिनल जो प्रिंट होता था, ओरिजिनल कॉपी होती थी, उसकी ये कॉपी करते थे। इसलिए अगर हम दूसरा नाम इनको बोलेंगे कि उनको हम बोल सकते हैं कॉपिस्ट भी। और ये कब होते थे? ये एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में होते थे। और ये काम करते थे कि कॉपी करना, डुप्लीकेट कॉपी बनाना, ताकि जो सोसाइटी में बाकी लोग भी है वो भी इसको खरीद सके, ताकि वो भी इसको परचेज कर सके। और हमने क्या पढ़ा? मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द स्क्राइबर्स। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है बुक्स रिटन बाय हैंड, और स्क्राइबर्स का मतलब है सिक्ल्ड हैंड राइटर्स। ये कब होते थे? एंशिएंट पीरियड और मिडिवल पीरियड में। और या इनका नाम है कॉपिस्ट। क्या बोलते हैं इनको? कॉपिस्ट भी इनको बोलते हैं। अब ये जो पेपर यहां पर मैंने लिखा कि ये जो पेपर है ये कब पहुंच गया यूरोप? ये 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में पेपर यूरोप पहुंच गया इस सिल्क रूट से। और ये जो पेपर ये कहां से आया? ये चाइना से आया। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एक ऐसा एक्सप्लोरर यानी कि ट्रैवलर जिसने जो इसी सिल्क रूट से कहां गया? चाइना। और उसका नाम क्या था? मार्को पोलो। मार्को पोलो, सबसे पहले हम जानेंगे ये मार्को पोलो कौन था। ही वॉज ए ग्रेट एक्सप्लोरर। कौन था? एक तलाश करने वाला, एक खोज करने वाला। और ए ग्रेट एक्सप्लोरर ये कहां का था? ये इटली का था। कहां का था? इटली का। मार्को पोलो इटली का था। और ये कहां गया? ये चाइना गया। और फिर ये वापस आया इन 1295 में। he returned to Italy after many years of exploration in चाइना। यानी कि ये 1295 में वापस आया। और कहा? चाइना से ये कहा? इटली वापस आया। और ये कहां का रहने वाला? मार्को पोलो ये इटली का रहने वाला। इटली ये किस कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है? ये है यूरोप। यूरोप में एक कंट्री है। और इसने बहुत टाइम गुजारा है कहां? चाइना में। वो एक्सप्लोर कर रहा था, वो सर्च कर रहा था, वो खोज कर रहा था। और चाइना में कौन सा सिस्टम ऑलरेडी डेवलप हुआ था? वहां पर प्रिंटिंग सिस्टम। यानी कौन सा प्रिंटिंग सिस्टम? वहां कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वहां वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। और उसी वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को ये जो मार्को पोलो ने उसने उसकी नॉलेज इटली में इंट्रोड्यूस की। किसने? मार्को पोलो ने। ही ब्रॉट
he brought the knowledge, उसने कौन सी नॉलेज लाई? he brought the knowledge of wood block printing, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज किसने इंट्रोड्यूस की? इटली में मार्को पोलो। और इसने ये कहां से ये नॉलेज लाई? चाइना से, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी से प्रिंट दिया जाता था। और इटली में उस वक्त किससे प्रिंट दिया जाता था? उस वक्त इटली में मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, यानी कि बुक्स को हैंड से लिखा जाता था। किस पे? पेपर पे। नॉट ओनली पेपर, लेकिन उस वक्त एक और चीज था जिसका नाम है वेलम। अब हम ये जानेंगे वेलम किसको कहते हैं। और वेलम का मतलब है अपार्चमेंट। अपार्चमेंट मेड from the animal skin, यानी कि वेलम का मतलब क्या है? अपॉर्चमेंट मेड फ्रॉम द एनिमल स्किन। एनिमल स्किन है, उस पर भी हाथ से लिखा जाता था, और जैसे पेपर पे लिखा जाता था वैसे इस वेलम पर भी लिखा जाता था। लेकिन पेपर जो होता था इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी और ये पेपर सस्ता होता था, लेकिन ये जो वेलम ये एक्सपेंसिव होता था। आगे हम इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहां पर क्या अब पढ़ा है? वेलम। वेलम मीन्स अपार्चमेंट मेड फ्रॉम द एनिमल स्किन। और ये जो वेलम है इस पर जो हाथ से लिखा जाता था, लिखने वाले स्क्राइब्स होते थे, और लिखने वाले या जिनको हम बोलेंगे स्किल्ड हैंड राइटर्स, तो वो क्या करते थे? वो वेलम पर लिखते थे किन के लिए? एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स के लिए वो लिखते थे, और एंड रिच पीपुल के लिए, जो अमीर सोसाइटी होती है। अमीर सोसाइटी में जो लोग होते हैं अमीर, या हम देखते हैं कि जो रूलर्स होते हैं उनकी फैमिली होते थे, वो इस वेलम पर जो लिखा होता था वो उसी को खरीदते थे। और जो पेपर पर कौन स्क्राइबर्स वो क्या करते थे? कॉपी करते थे। यानी कि मैंने अभी क्या बोला, इनका एक और नाम है कॉपिस्ट। वो किसकी? वो जो वेलम है उस पर जो लिखा होता था उसकी कॉपी करते थे। किस पे? वो पेपर पे कॉपी करते थे। और पेपर पर कॉपी करने से क्या होता था? ये जो प्रिंट है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये सस्ता बनता था, और उस सस्ते से चीप होने से जो स्टूडेंट्स एंड मर्चेंट्स उसको खरीदते थे। और ये जो वेलम है, वेलम की खरीदारी यानी कि कौन परचेज करते थे? वो करते थे रिच पर्सन्स या एरिस्टोक्रेट्स। और फिर जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स जो डुप्लीकेट कॉपी या कॉपी जो की जाती थी, जो स्क्राइब्स होते थे वो कॉपी करते थे, फिर उस कॉपी के जो स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स है वो उसको परचेज करते थे, ताकि इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए, सोसाइटी के बारे में जानने के लिए, नए इन्वेंशंस के बारे में, रूलर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये सारी जो वो स्क्राइबर्स प्रिंट देते थे, ताकि सोसाइटी भी अवेयर हो जाएंगे कि अपने आसपास के बारे में। और इससे क्या हुआ? ये जो स्क्राइबर्स है, जब ये डिमांड बढ़ गई, प्रिंट की, प्रिंटेड मटेरियल की जो डिमांड बढ़ गई, एज द डिमांड इंक्रीजेड, एज द डिमांड, जब डिमांड, एज द डिमांड इंक्रीजेड, जब डिमांड इंक्रीज हो गई, किसकी? मैन्युस्क्रिप्ट्स की, जो लगे थे, स्क्राइबर्स भी लगे थे, और ये जो स्किल्ड हैंड राइटर्स अगर हम देखें जो ओरिजिनल कॉपी भी बनाते थे वो भी लगे थे कि आप वो प्रिंट करते थे। और जब डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ? अब यूरोप में
ये जो सबसे पहले डिमांड बढ़ने से पहले कि यूरोप में जो इटली है, तो इटली के जो स्क्राइबर्स है या बुक सेलर्स, मैं यहाँ पर लिखूंगा बुक सेलर्स, ये जो बुक सेलर्स है अब ये एक्सपोर्ट करने लगे, क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे इस मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इन कॉपीज को बाकी डिफरेंट प्लेस इन यूरोप या डिफरेंट कंट्रीज में उसको अब भेजने लगे। कौन, बुक सेलर्स। और जब ये बेचने लगे तो लोगों का जो कल्चर है वो अब इस ओर की ओर आ गया, यानी कि बढ़ गया कि रीडिंग कल्चर की ओर। फिर बुक सेलर्स ने क्या काम किया, उन्होंने बुक फेयर्स भी हेल्ड किए, बुक फेयर्स वर हेल्ड, और बुक फेयर्स भी हेल्ड किए गए इन डिफरेंट प्लेसेस, इन डिफरेंट प्लेसेस। और डिफरेंट प्लेसेस में आप बुक फेयर्स भी हेल्ड किए गए, कहाँ, यूरोप में। और फिर और इसकी वजह से भी और भी डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड जब बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो फिर ये जो हाथ से लिखा जाता है इस पर और भी दबाव बढ़ेगा कि नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल चाहिए। तो फिर बुक सेलर्स ने क्या काम किया, बुक सेलर्स ने एक बुक सेलर के पास, ऐसे आपको समझ आए, एक बुक सेलर के पास 50 scribes worked for one book seller। एक बुक सेलर ने फिर कितने स्क्राइबर्स को हायर किया, एम्प्लॉय दिया, 50 स्क्राइबर्स को, ताकि ये जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन हैंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये जो हैंड रिटन है कि इससे कुड नॉट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ प्रिंटेड बुक्स, यानी कि कुड नॉट, हैंड मैन्युस्क्रिप्ट्स could not satisfy the demand of printed books। ये जो प्रिंटेड बुक्स है, तो फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो इसको स्क्राइबर्स इसको जो प्रोड्यूस करते थे, प्रिंट देते थे हाथ से, वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मार्को पोलो, मैंने इससे पहले बोला कि मार्को पोलो ने क्या इंट्रोड्यूस किया, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को। और ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो स्पीड है वो मैन्युस्क्रिप्ट से ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा टाइम लगता था और यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इससे पहले ये जो डिमांड है या जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी है, इससे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रिंटेड बुक्स की जो डिमांड है वो पूरा क्यों नहीं कर पाई ये स्क्राइबर सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए या बाकी सोसाइटी के लोगों के लिए। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के कुछ लिमिटेशंस, उन लिमिटेशंस की वजह से ये जो इंक्रीज डिमांड है या एवर इंक्रीज डिमांड है वो पूरा क्यों नहीं कर पाते थे। तो लिमिटेशंस मैं यहां पर लिखूंगा, लिमिटेशंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसकी लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस की वजह से कि जो डिमांड ऑफ प्रिंटेड बुक्स है वो पूरा नहीं कर पाते थे, कौन, स्किल्ड हैंड राइटर्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स वाले। तो नंबर 1 जो लिमिटेशन है, अगर एग्जाम में आएगा व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो नंबर 1 हम लिमिटेशन इसमें लिखेंगे, ये एक्सपेंसिव होता था, वेरी एक्सपेंसिव। और नंबर 2 अगर हम इसमें लिमिटेशन देखेंगे कि टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम ज्यादा लगता था एक बुक को हाथ से लिखने में। और तीसरा चीज अगर हम देखेंगे लेबोरियस, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा
प्रिंट देने या हाथ से लिखने में तो उसमें चार्जेस भी ज्यादा लगते, वो कॉस्टली बनता था। और ये तीसरी लिमिटेशन है मैन्युस्क्रिप्ट्स की। और चौथी जो लिमिटेशन है वो है ये है फ्रूगल, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रूगल, यानी कि वीक होता था। और पांचवा, इस वीक की वजह से ऑकवर्ड टू हैंडल, यानी कि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था, कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता था। ये 5 लिमिटेशंस मैंने यहां पर लिखे हैं और इन 5 लिमिटेशंस को आपको याद रखना है। इन 5 लिमिटेशंस की वजह से ये जो स्क्राइबर्स है या ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होती थी और जितनी डिमांड होती थी, और उस वजह से ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे किसकी, प्रिंटेड बुक्स की। और प्रिंटेड बुक्स की जो डिमांड ज्यादा होती थी उस वजह से इन लिमिटेशंस की वजह से वो पूरा नहीं होती थी। और फिर मैंने अभी लिखा था वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को किसने इटली में इंट्रोड्यूस किया और अपने साथ लाया, और उसका नाम था मार्को पोलो। और मार्को पोलो ने कौन सी टेक्नोलॉजी या इटली में इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, आप इससे ये कोशिश करेंगे कि डिमांड को पूरा करने की। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये उससे ज्यादा जो मैन्युस्क्रिप्ट से ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती थी, इससे ज्यादा प्रिंट दिया जाता था और इससे ज्यादा ये जो बुक्स है वो प्रोड्यूस होते थे एज कंपेयर टू मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, इससे भी जो सोसाइटी की जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है वो भी पूरा नहीं हुई। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये 15th सेंचुरी में, कब 15th सेंचुरी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये पॉपुलर हो गई। क्या हो गई, पॉपुलर हो गई यूरोप में। और अब इससे प्रिंट देना स्टार्ट हुआ। और प्रिंट क्यों दिया जाता था, प्रिंट इसलिए ताकि डिमांड को पूरा करने के लिए। लेकिन इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी ये जो डिमांड ऑफ द पीपुल या पॉपुलेशन है वो डिमांड पूरा नहीं हुआ। तो फिर एक और चीज है, इससे क्या क्या प्रिंट दिया जाता था, तो हम ये पढ़ेंगे। टेक्स्ट्स को प्रिंट दिया जाता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से, या प्लेइंग कार्ड्स, या हम देखते हैं कि रिलीजियस पिक्चर्स एक्सेट्रा, उनको प्रिंट दिया जाता था। किससे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जब हमने इसका एवोल्यूशन पढ़ा चाइना से, वहां मैंने बताया ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या थी, वहां मैंने समझाया। और इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से कैसे प्रिंट दिया जाता था, और इन चीजों को प्रिंट दिया जाता था। और इसके बगैर भी ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जिनको प्रिंट दिया जाता था। और पॉपुलर होने के बाद भी, जब ये पॉपुलर हो गया, पॉपुलर होने से डिमांड और भी इंक्रीज हो गई, लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं हो गए, लोगों की डिमांड पूरा नहीं हो गई, क्योंकि ये भी, इसमें भी हाथ से इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को भी तैयार किया जाता था, और इसमें भी ह्यूमन इन्फ्लुएंस होती थी, और इंसान का हाथ इसमें भी होता था। और फिर उसकी वजह से भी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी, ये जो डिमांड ऑफ द प्रिंटेड बुक्स की वो डिमांड पूरा नहीं हुआ, यानी कि सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो फिर एक ऐसा जो जर्मनी का रहने वाला, और जर्मनी में एक गोल्ड स्मिथ जिसका नाम है जोहान गुटेनबर्ग, ये जर्मनी का रहने वाला, इसने क्या काम किया, इसने ही इन्वेंटेड फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस।
यानी कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया? जॉन ग्यूटेनबर्ग ने। जॉन ग्यूटेनबर्ग कहाँ का? जर्मनी का। और उसने ये इन्वेंट कब किया? 1430s में। 1430s में जॉन ग्यूटेनबर्ग ने क्या किया? उसने इन्वेंट किया, उसने एक इन्वेंशन दुनिया को दी। क्या दी? उसने प्रिंटिंग प्रेस को दिया और उसने एक मशीन दी, उसने मैकेनिकल प्रेस दिया जिसका नाम है प्रिंटिंग प्रेस। और 1430s में उसने ये दिया। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने पढ़ा है प्रिंट कम्स टू यूरोप। इसमें कुछ जो चीजें हमें खास याद रखना है कि किस रूट से प्रिंट पहुंचा, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी या वुड ब्लॉक प्रिंट किस रूट से पहुंच गया यूरोप? वो है सिलिक रूट। सिलिक रूट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूरोप पहुंचाया जाता था, लेकिन पेपर भी उसी रूट से पहुंचाया गया। और फिर मैंने पढ़ाया इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या है कि व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स? मीन्स बुक्स रिटन बाय हैंड या डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड। और उनको कौन लिखते थे? स्क्राइबर्स। स्क्राइबर्स का मतलब क्या है? स्किल्ड हैंड राइटर्स। और उसके बाद मैंने ये इसमें समझा है कि वेलम। वेलम किसको कहते हैं? ये भी एक पेपर जैसा होता है, लेकिन ये एनिमल स्किन होता था, तो उसी पर प्रिंट दिया जाता था। और फिर हमने देखा इसमें जो इंक्रीजिंग डिमांड होती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की, और जो प्रिंटेड मटेरियल की डिमांड बढ़ने लगी, तो डिमांड बढ़ने से ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है कि उससे ये जो लोगों की डिमांड है वो पूरा नहीं होती थी। तो उसमें पूरा क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उसके कुछ अपने डिसएडवांटेज थे, लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन 5 मैंने बताया। एक लिमिटेशन है एक्सपेंसिव, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम ज्यादा लगता था। और फिर उसमें मैंने आपको समझाया एक और चीज कि लेबोरियस, इसमें चार्जेस ज्यादा लगते थे। फिर मैंने बोला कि ये फ्रोगल है। फ्रोजाइल का मतलब है कि ये वीक होता था, कमजोर होता था। फिर उसको हैंडल करना, मैंने बोला ऑकवर्ड हैंडल, मींस हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था और कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता था। और उस वजह से ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है जिससे प्रिंट दिया जाता था, हैंड से ये तैयार किया जाता, उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन वो तो उस टाइम लगने से ये जो यहाँ जो पॉपुलेशन की डिमांड वो पूरा नहीं होती थी, और ज्यादा लोग आते थे कि हमें प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, लेकिन यहाँ काम बहुत टाइम लगता था एक बुक को प्रिंट देने में। तो उस वजह से कि सेटिस्फाई नहीं होते थे। फिर एक और टेक्नोलॉजी लाई, वो तो लाई मार्को पोलो ने। हमने मार्को पोलो के बारे में पढ़ा। वो एक एक्सप्लोरर था, एक, यानी कि वो कहाँ का था? वो इटली का था, ए ग्रेट एक्सप्लोरर। तो फिर वो चाइना से कब वापस लौटा? 1295 में। कब? 1295 में वो वापस कहाँ? इटली पहुंच गया। उसने अपने साथ क्या लाया? उसने अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाई है, तो वो इंट्रोड्यूस किए। तो फिर उस इंट्रोड्यूस करने से जो रफ्तार है वुड ब्लॉक, ये टेक्स्ट बुक्स की या प्रिंटिंग की, वो बढ़ गया। लेकिन इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से भी कि ये जो डिमांड है वो भी पूरा नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो जर्मनी का एक गोल्ड स्मिथ है जिसका नाम है जॉन ग्यूटेनबर्ग, उसने क्या? उसने इन्वेंट किया एक प्रेस जिसका नाम है प्रिंटिंग प्रेस। कब किया उसने उसको इन्वेंट? उसने 1430s में। और नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे, जो टॉपिक नंबर 5 हम उठाएंगे, आई होप कि आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। तो उस टॉपिक में हम जॉन ग्यूटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।